हेलो। कैसे हो? आज आपका पहला लेक्चर, और वो भी आपके कौन से सब्जेक्ट का? ज्यूरिस्प्रूडेंस। नाम से ही लगता है डर कि ये सब्जेक्ट क्या होगा। जब एक बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होगा, आज काफी जोश दिखाई दे रहा है तुम सब लोगों में। ज्यूरिस्प्रूडेंस, हम उससे पूछते हैं कि सब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चे? GIGL। पहली बात तो क्या है GIGL? क्या है क्या ये सब्जेक्ट? पढ़ना क्यों है मुझे? सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुझे पढ़ना क्यों है हमारे प्रोफेशन में। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमारे ICSI ने रिकमेंड किया है कि मैं उसमें मुझे पास भी होना है, चलो ये बात तो एक पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई, पास होना है, लेकिन वो मेरे कैरियर के लिए क्यों रिलीवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि पास होना है, ये तो बात सही है कि भाई 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, लेकिन कैरियर में इसकी क्या रिलीवेंस है? दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठ जाता है, और मेरे नहीं, बच्चे के दिमाग में उठता है कि मैं क्यों, ICSI ने क्यों इसे एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप में डाला हुआ है। तो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको इसका नोमेनक्लेचर क्लियर करना चाहता हूं। सब्जेक्ट का नोमेनक्लेचर क्या है सर? ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर मैं इस कंप्लीट वर्ड को दो जगह डिवाइड कर देता हूं, कितनी जगह डिवाइड करना है? दो जगह डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट हो गया आपका ज्यूरिस, और दूसरा पार्ट हो गया आपका प्रूडेंस। यानी कि ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। अगर मैं कहूं किसकी नॉलेज? नॉलेज ऑफ। सर नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या समझते हो आप? किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज का मतलब क्या समझते हो? पहला, हाँ जी, क्या समझते हैं आप? मीनिंग ऑफ लॉ। परफेक्टली बेटा, वेरी गुड। लॉ का मीनिंग क्या है? दूसरा, टाइप्स ऑफ लॉज। वेरी गुड। कोई और बताएगा? तीसरा, नॉलेज में क्या क्या इंक्लूड होगा? ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये मैं क्या चीज बता रहा हूं कि नॉलेज में क्या क्या चीज क्या होगी? इंक्लूड। आप एक चीज को पढ़कर ये नहीं कह सकते कि जी मुझे उस चीज की नॉलेज हो गई है। मान लीजिए आपको मीनिंग ऑफ लॉ क्लियर है, लेकिन टाइप्स ऑफ द लॉ क्लियर नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस चीज की नॉलेज हो गई है। नॉलेज का मतलब होता है उसका संपूर्ण ज्ञान, एज अ होल। वो चीज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस चीज को कितने तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। नॉलेज अपने आप में एक 100% चीज है। नॉलेज अपने आप में क्या है? एक 100% चीज है। और क्या हो सकता है? प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द लॉ। और क्या हो सकता है बेटा? उसका इंटरप्रिटेशन। क्या वर्ड यूज किया मैंने? इंटरप्रिटेशन, जो अपने आप में एक बड़ा वर्ड होता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब आपके सामने है कि एक छोटे से वर्ड का मतलब है कि ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। कलेक्टिवली बात करूं तो इस सब्जेक्ट में हमें क्या बताया जाएगा? नॉलेज ऑफ लॉ। ओपिनियंस, क्या क्या ओपिनियन दी हैं। ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आपका एक सब्जेक्ट है, ये कभी भी एक पर्टिकुलर टाइप का लॉ नहीं है।
इसमें आपको डिफरेंट लॉज का टेस्ट मिलेगा। कौन से लॉज का बेटा? आप अपनी इंडेक्स देख लेना। टेस्ट ऑफ डिफरेंट लॉज लाइक अ सलाद, सैलेड बोल देते हैं इंग्लिश में, कि जो है सैलेड क्या होता है? क्या एक ही जैसी चीज को सैलेड बोलते हैं या उसका मिक्सचर होता है बहुत सारी चीजों का? डिफरेंट टेस्ट। लाइक सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मदर लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या कीवर्ड यूज कर सकते हो आप बताइए जी। हाँ जी, क्या कीवर्ड बताया सर ने? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और क्या कीवर्ड बता दिया सर ने? मदर लॉ ऑफ लैंड। अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आपकी लाइफ में अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सीएस के स्टूडेंट हैं या आप एलएलबी कर रहे हैं, कुल मिला के आप किसी भी तरीके से अगर लॉ के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए। मैं तो यहां तक रिकमेंड करूंगा, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं, इफ यू आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया, देन यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां से आपको बहुत कुछ पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, कौन किस किस मैटर पर लॉ बना सकता है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो इट इज अ मदर लॉ ऑफ द लैंड। क्या है बेटा ये? मदर लॉ ऑफ द लैंड। दूसरा लॉज आपके सिविल लॉज। कौन से लॉज बेटा? मैं सिविल लॉ नहीं कह रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? सिविल लॉज, जिसमें आप पढ़ेंगे सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। क्या पढ़ेंगे बेटा? आपके क्रिमिनल लॉज। सर आप हमें वकील बना दोगे? यस बेटा, मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर आप इस लॉ को कमेंट करके चलते हैं तो पूरे वकील तो नहीं, पर आधे वकील तो बन ही जाओगे। क्यों पढ़ा रहे हैं हमें सीएस वाले इन लॉज को? आज का हमारा मोटिव ही है। आज का मोटिव ये नहीं है कि इन लॉज में क्या है, कंटेंट तो हम बाद में पढ़ लेंगे। आज का जो मोटिव है, आज के जो लेक्चर का मोटिव है, वो ये है कि हम इन्हें क्यों पढ़ें, क्यों एक सीएस के स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जबरदस्ती। क्रिमिनल लॉज, कौन से लॉज बेटा? साइबर लॉज, तो अगर मैं कहूं कलेक्टिवली, अगर मैं बोलूं तो आईसीएसआई वाले इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़वाना चाहते हैं? मेनली एक इंडेक्स बना लेते हैं, अपनी इंडेक्स। बताइए जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कराना चाहते हैं हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो बच्चे सीएस फाउंडेशन कर आए हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चे सीएस फाउंडेशन कर आए हैं, पास होकर आए हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उस लेवल पर नहीं पढ़ा, तो उनके लिए तो बिल्कुल न्यू हो गया। लेकिन जो बच्चे सीएस ईट करके आए हैं, एंट्रेंस टेस्ट देकर आए हैं, उनके सब्जेक्ट में ये है, लीगल एप्टीट्यूड में। चलिए, जो ना भी पढ़ के आए निराश ना हो, यहां पर हम पढ़ लेंगे। कुल मिला के आपको आईसीएसआई वाले आपको पढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा सर ने बताया सिविल प्रोसीजर कोड। कौन सा बताया बेटा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
इंडियन पीनल कोड, सब कुछ वकील, एक एक वर्ड को समझना, नोमेनक्लेचर से पूरी स्टोरी क्लियर होती है। इंडियन एविडेंस एक्ट, एक वर्ड पहली बार आज आपके सामने आएगा, एक वर्ड मुझे पता है बच्चों आपके दिमाग में चल भी गया होगा कि एक वर्ड कोड कोड कोड, एक्ट तो हम पहले से जानते थे, इसका मतलब एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस होता है, दिमाग में चलने लगा, समझ में आने लगा नहीं यहाँ कि भाई 3 के सामने क्या लगा है, कोड। सिक्स, लिमिटेशन एक्ट, कौन सा एक्ट बेटा, दीज आर द मेन कंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। और भी है, साथ में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, NCLT, NCLAT, स्पेशल कोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, स्टैंप एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है अभी, रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये इंडेक्स मैंने आपको किया क्योंकि आपको पता चले, बिना किताब देखे पता चले कि ये चीजें हमें क्यों पढ़नी है एज अ होल। तो बच्चों बात करते हैं कि जब एक प्रोफेशनल को, ये प्रोफेशनल साहब हैं, इन्हें जुडिशियल बॉडी में अप्रोच करना है, किसमें करना है बेटा, जुडिशियल बॉडी बोले तो चाहे वो आपकी प्योर जुडिशियल बॉडीज हो या वो आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडीज हो, कौन सी हो बेटा, प्रैक्टिकली इन्हें यहां पर प्रेजेंट करना है कंपनी को। ये कौन है साहब, कौन है ये जी साहब, प्रोफेशनल CS साहब हैं, समझना बेटा। अगर इन्हें किस में अप्रोच करना है, जुडिशियल बॉडी में अप्रोच करना है, तो इन्हें इन जुडिशियल बॉडीज की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, जुडिशियल बॉडीज में की लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जी CPC, जी CRPC, जी एविडेंस एक्ट, जी लिमिटेशन एक्ट। अगर इन्हें इन लॉज की नॉलेज है, अगर इन्हें इस लैंग्वेज का ज्ञान है, तो दे आर सक्सेस। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि जो आपकी जुडिशियल बॉडीज हैं, चाहे वो प्योर जुडिशियल बॉडीज हो लाइक कोर्ट, या क्वासी जुडिशियल बॉडीज हो लाइक NCLT या NCLAT, ये क्या जानती हैं, ये केवल जानती हैं किसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, किसे जानती हैं, सिविल लॉज को, किन्हें जानती है, क्रिमिनल लॉज। समझ में आया। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में एक डिफरेंट स्कोप लेकर आता है हमारे प्रोफेशन के लिए। समझ में आया प्रैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, इज दैट क्लियर। तो कहते हैं ना जी, मुझसे बच्चे आकर कहते हैं जी एक CS क्या क्या कर सकता है, तो बेटा देखो जरा समझना, हम खुद समझेंगे कि अगर आप CS बन गए, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, तो हम इसका रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप CS बन गए
और मैं इसका रिलेशन डिस्कस कर रहा हूं, क्या सीएस का लेजिस्लेटिव बॉडी से कोई रिलेशन है? नो, क्योंकि वहां तो कानून बन चुका है। कौन होती है लेजिस्लेटिव? लॉ मेकर, यानी कि पार्लियामेंट। फिर रिलेशन किसके साथ है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज के साथ। किसके साथ बेटा? लाइक एमसीए। क्या बेटा? और एमसीए के नीचे आरडी, और आरडी के नीचे आरओसी। तो यहां पर क्या चलेगा बताइए बेटा? अगर आप एक कंपनी के सीएस हैं तो यहां पर क्या चलेगा बच्चों? यहां पर तो जी चल गया कंपनीज एक्ट। कौन सा चल गया बेटा? प्लस रूल्स प्लस कुल मिला के कंपनी लो। लेकिन अगर आप किस में अप्रोच करना चाहते हो? जुडिशियल बॉडीज में अप्रोच करना चाहते हो। किस में अप्रोच करना चाहते हो? तो आपको इनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। और क्या लैंग्वेज है बताओ जल्दी, दोबारा बोलो जल्दी। कौन से लॉज चलेंगे यहां पर? जुडिशियल बॉडीज का मतलब कोर्ट, जुडिशियल बॉडीज का मतलब कोर्ट। कौन से लॉज चलेंगे यहां पर? सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया? समझ में नहीं आया बेटा? क्यों? हम प्रैक्टिकली समझ में आया? ये प्रैक्टिकल व्यू है इस सब्जेक्ट का। कैसा व्यू है बेटा? बच्चा पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेता है और हम उससे पूछते हैं सब्जेक्ट क्यों पढ़ा आपने? सर 100 नंबर का था इसलिए पढ़ा। क्या आप केवल इसलिए पढ़ते हो अपने कैरियर में कि आपको जून या दिसंबर में 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है? अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो ये रियली प्रैक्टिकली आपके करियर के लिए दुखदायक है। इस तरीके, जैसे वो गाना सुना है आपने कि पापा सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे ही ऐसा पढ़ना कैरियर के लिए हानिकारक है। कैसा पढ़ना? 100 नंबर के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि कहानी प्रोफेशनल बनने के बाद शुरू होती है। आप कितना सक्सेस करते हैं अपने कैरियर में। डिटेक्ट क्लियर? चलते हैं आगे। अब सर पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाला नहीं हूं बच्चों। मैं तो आज एक साथ 5 चैप्टरों को एक चार्ट में बताने वाला हूं। अगर तुम समझ गए तो। क्या कह रहे हो सर? 5 चैप्टर अंडर सिंगल चार्ट। पूरा कंटेंट नहीं बता पाऊंगा मैं 5 चैप्टरों का। पूरा कंटेंट नहीं बता सकता 5 चैप्टर का, लेकिन 5 चैप्टरों का कॉन्सेप्ट बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं बच्चों? कंटेंट तो हम डे टू डे क्लासेस में कवर करेंगे ही। बात को समझ रहे हो? सर कैसे शुरू करें इस स्टोरी को? देखिए बच्चों, सबसे पहले एक चीज, एक वर्ड उठाओ, ऑफेंस। कौन सा एक वर्ड उठाते हैं? ऑफेंस। अब जब हम ऑफेंस नाम का एक वर्ड उठाते हैं, आपके सामने है कि ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। क्या होता है ऑफेंस का मतलब? अपराध। ऑफेंस का मतलब होता है कि कितने तरीके के ऑफेंस होते हैं जी? 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं सर, सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? जिसमें आप सामने वाले का डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और आपने क्या करा? उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो सामने वाले का इसकी वजह से क्या हो गया? डैमेज। क्या वर्ड यूज हुआ? डैमेजेस हुआ। तो उसे बोलते हैं हम सिविल ऑफेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? सिविल ऑफेंस। इन सिंपल टर्म मैं बात करूं तो इन्हें बोलते हैं दीवानी।
बच्चे बड़े मजे लेते हैं जी। दीवानी, ये वो दीवानी नहीं है, मैं डैश डैश सेलिब्रिटी की दीवानी हूं या दीवाना हूं, वो दीवाना दीवानी नहीं है। दीवानी का मतलब होता है कि जिसमें सामने वाले का आपने क्या किया है बच्चों, डैमेज किया। क्या किया है, डैमेज। दूसरी चीज हुई क्रिमिनल, नाम से क्या लग रहा है, फौजदारी। फौजदारी यानी कि मारपीट। तो अगर मैं कहूं तो सिविल ऑफेंस में क्या क्या आ गया आपका बच्चों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आ गया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़कर आए थे वो कैसा लॉ है बताइए, वैसे बताइए कैसा लॉ है वो, सिविल। क्योंकि उसमें कहीं मारपीट का जिक्र था, क्या था उसमें, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, ब्रीच का जिक्र था। ब्रीच का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। अभी फॉर एग्जांपल हम एक चीज लेते हैं कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना। क्या बना बच्चों, दो पार्टीज थी, उनके बीच में क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट बना। बी ने ब्रीच कर दिया, क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच। ए क्या बन गई, एग्रीड पार्टी। क्या बन गई बच्चों, एग्रीड पार्टी कौन सी हुई, जिसका नुकसान हुआ है। नुकसान किसे बोलेंगे यहां पर, डैमेज। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, बी कौन था, जिसने डैमेज किया है। तो बताइए कैसा ऑफेंस हुआ है यहां पर, मैंने बताया ना, डैमेज वर्ड पकड़ लो। अब ए ने बी को चाकू मारा, मर्डर, डकैती, थेफ्ट, रोबरी, ये सब क्या हो जाएंगे, क्रिमिनल। अच्छा फ्रॉड, ए ने बी के साथ फ्रॉड किया। क्या किया ए ने बी के साथ, ये कैसा ऑफेंस हुआ, सिविल। रिजल्ट क्लियर। तो सबसे पहले ये देखिए कि ऑफेंस कौन सा है, सिविल या क्रिमिनल। अब जरा क्रिमिनल के कुछ एग्जांपल बता देंगे आप जी। ए ने बी को क्या मारा, चाकू या तलवार चाकू, मुक्का, दांत तोड़ दिए उसके, तलवार, थोड़ा सा और अपडेट हो जाओ, गोली, तोप। तो ये क्या हुआ आपका, कैसा ऑफेंस किया है। चलिए जी, यहां तक की तो आपकी स्टोरी क्लियर हो गई, यहां तक की आपकी स्टोरी क्लियर हो गई कि सिविल ऑफेंस में क्या होता है कि डैमेज होता है, क्रिमिनल ऑफेंस में फौजदारी होती है, मार पिटाई होती है। ठीक है, एक तरीके से फिजिकल इंजरी शो हो रही है। क्या वर्ड शो हो रहा है बेटा, अच्छा दोनों ही कोर्ट में जाते हैं, चाहे सिविल ऑफेंस हो या क्या हो, क्रिमिनल ऑफेंस हो, लेकिन दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है, दोनों का सिस्टम अलग अलग है। कुछ बच्चे कहते हैं जी केस फाइल होगा, क्या क्या फाइल होगा, केस। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर केस नहीं करना, सूट वर्ड यूज कर दो, तेन सूट सूट करता। अगर कोई बंदा, अगर क्या कर रहा है बेटा, अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, आपको डैमेज दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसे, ओए तेनू सूट सूट करदा, तेनू सूट सूट करदा। सूट का मतलब समझ गए, मुकदमा।
इज दैट क्लियर? कि ठीक है भाई, 2 डैमेज मध्य हम कोर्ट से ले लेंगे। किससे ले लेंगे? कोर्ट से ले लेंगे। तो दोनों में अब शुरू करते हैं। अब अगर आप सिविल ऑफेंस का खेल देखते हैं तो जो सिविल ऑफेंस है वो आपके कौन से लॉ से कवर होता है बताइए। देखिए, सिविल ऑफेंस इज रेगुलेटेड ओनली बाय सिविल प्रोसीजर कोड, बोले तो CPC 190, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड, बोलो सिविल प्रोसीजर कोड। अब अगर मैं क्रिमिनल ऑफेंस की बात करूं, मार पिटाई वाले एरिया में आ जाओ, किस में आ जाओ, तो उसके लिए 2 लॉज लगते हैं जी। कितने लॉज लगते हैं? यहां पर क्या लग रहा था? सिंगल CPC। यहां पर क्या लग रहा है? सिविल केसेस में। और यहां पर कितने लॉज लग रहे हैं आपके? 2 लॉज। पहला CRPC, दूसरा IPC। पहला कौन सा लग रहा है बेटा? CRPC। दूसरा कौन सा लग रहा है? IPC, इंडियन पीनल कोड। और CRPC को कैसे पढ़ोगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। प्रोसीजर वर्ड को पकड़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है यहां पर, और यहां पर क्या लिख रहा है? पीनल। सर क्या अंतर है? ये अंतर क्या है? अभी चलते हैं बेटा, अंतर की तरफ ही चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिविल ऑफेंस है, क्या है बेटा, तो उसके लिए CPC है। और अगर आपका क्रिमिनल ऑफेंस है, कैसा ऑफेंस है बेटा, इसके लिए 2 लॉज हैं। पहला CRPC, दूसरा IPC। अंतर क्या है? P बोले तो प्रोसीजर और P बोले तो पीनल, और यहां पर P बोले तो प्रोसीजर। समझ में आया? अंतर क्या है कि जब कोई बंदा क्रिमिनल ऑफेंस करेगा तो उसे अरेस्ट करना, बेल, हाउ टू अरेस्ट अ पर्सन CRPC में लिखा रहेगा। लेकिन हाउ टू पनिश सच पर्सन, उसको पनिशमेंट क्या देना है, उसको पनिशमेंट क्या देना है, आपने देखा है? सुनो, दफा 302 के तहत, दफा 307 के तहत, सुना है मेरी बात? नहीं सुनो, सुन लो बेटा, बहुत क्राइम पेट्रोल देखते हो आज, जरा समझ लो। बंदा अरेस्ट होगा मतलब पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो किस लॉज के हिसाब से होगा? ये किसका काम है? पुलिस। एंटी पुलिस बुला लेगी। और पुलिस को क्या आना चाहिए? CRPC। आपने एक बात सुनी होगी कि जो नॉर्मल, अगर आप किसी लेडीज को अरेस्ट करना चाहते हैं तो आपने एक जनरली आसपास बातें सुनी होंगी, नोट आफ्टर सनसेट, दिन में करेंगे, और ऑलवेज विद लेडी पुलिस ऑफिसर, ऑलवेज विद, क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, इस लेडीज को क्या कर रहे थे बच्चे? अरेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अरेस्ट कर रहे थे। तो नॉर्मल, मैं कोई अभी बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा, पहले नॉर्मल देखिए कि आपके आसपास ये चीजें मिलती हैं या नहीं मिलती। मेरी बात को समझ रहे हो? तो सीधी बात है कि अगर हम किसी लेडीज को अरेस्ट करना चाहते हैं तो नोट आफ्टर सनसेट और ऑलवेज विद द लेडीज पुलिस ऑफिसर। ये बात हमें कहां से पता चली? हमें नहीं पता ये कहां लिखी हुई है, लेकिन आज अगर दिमाग लगाओगे तो इस लेडीज ने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है। क्या किया है? तो ये दोनों बातें कहां लिखी होंगी? परफेक्ट।
तो सीआरपीसी का ज्ञान किसे होना चाहिए? अरेस्ट करना काम किसका है? अब ये जो लेडी पुलिस जो है जी, ये जो लेडीज है जो पुलिस ने अरेस्ट की, सुन लो बेटा बात को, पुलिस ने अरेस्ट किया, यहां पर पुलिस ने इसे क्या किया? अरेस्ट किया, और फिर इसका ट्रायल चला कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट ने इसे लास्ट में आके पनिशमेंट दे दिया इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रीजमेंट, जेल हो गई इसको। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो। तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? किसका रोल चला? क्योंकि अरेस्ट किसका पार्ट है? पनिशमेंट का या प्रोसीजर का? बीच में से जमानत मिली, ऐसे ही होता है ना। तो ये सब किसका पार्ट है? प्रोसीजर का पार्ट। तो यहां से लेके यहां तक क्या चला? और जब इसे यहां पर आके सजा मिली, क्या मिली? इस पर मान लो दफा 302 लगी, 307 लगी, मर्डर लगा, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा। ये सुना है दफा? दफा हो, एक तो होता है दफा हो, मैंने यहां से भाग जा, एक होता है दफा। दफा बोलते हैं सेक्शंस को। क्या बोलते हैं? सेक्शंस को। दफा 302 ताजीराते हिंद, सुना है ना? ताजीराते हिंद, उसका मतलब है इंडियन पेनल कोड। यस, समझे? सुना है ना? आज उन सब चीजों का मतलब पता चलेगा। तो जब जब उसकी जो बात हो रही है 302 और 307 की, 302 और 307 की, तो वो बात किसकी हो रही है? आईपीसी की। क्योंकि पैनल की बात हो रही है, पीनल पनिशमेंट की बात हो रही है। आपने सुना है कि इस शहर में 144 लागू हो गई, 144 लागू हो गई है। 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं रह सकते। वो क्या है? 144 जो धारा है वो बताना किसकी है? प्रोसीजर का पार्ट है, क्राइम को रोकने के लिए। वो है सीआरपीसी की धारा। समझ में आया? आसपास चीजें हैं, टेक्निकली क्लियर होनी चाहिए बस। समझ में आया? यानी कि पुलिस को किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? फ्रैंकली सीआरपीसी का। और ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जब ट्रायल चला, क्या चला बेटा? ट्रायल। एक चीज और पता चल गई आपको, देखो अंतर समझने की बात है। यानी कि सीआरपीसी का क्या मतलब है? अरेस्ट होकर बंदे को कहां तक ले आओ? मजिस्ट्रेट तक ले आओ। तो वहां तक खेल किसका चल रहा है? सीआर। प्रोसीजर, हाउ टू अरेस्ट अ पर्सन, बेल कैसे मिलेगी, ये सब प्रोसीजर का पार्ट है। किसके पार्ट है? कुछ तो गड़बड़ है दया। क्राइम पेट्रोल खूब देखते हो, सावधान रहें, सतर्क रहें। आपने सुना है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या करती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरीज करती है ऑफेंस के, वो सब किसके पार्ट हुए? सीआरपी। एफआईआर, वर्ड सुने? एफआईआर, एफआईआर पुलिस कंप्लेन, ये सब किसके पार्ट होंगे? सीआर। पहले बताइए, इतना क्लियर हुआ बच्चों? एक आइडिया लगा कि सीपीसी में क्या होगा? एक वर्ड आया, मैंने एक वर्ड यूज किया था सीपीसी में, सूट, तेनु सूट सूट करदा, और मैं उसे सीआरपीसी में क्या यूज कर रहा हूं? ट्रायल। समझ रहे हो मेरी बातों को? सीआरपीसी में क्या वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा मैं? उसको ट्रायल। कोई कंफ्यूजन? कोई? अभी तो इतना पढ़ा ही नहीं है, कंफ्यूजन कहां से आ गया? बात को समझ रहे हो? तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं कि पढ़ने से पहले हम उसको एक एनालिसिस कर लें। अब देखिए, अब जो आपका सीपीसी है जो आपका सीपीसी है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है बेटा? 2 पार्ट में बटा हुआ है।
जिसका फर्स्ट पार्ट जो है कितने सेक्शन कवर करता है? 158 सेक्शन। कितने सेक्शन? और जो इसका सेकंड पार्ट है वो कितने ऑर्डर कवर कर रहा है? 51 ऑर्डर और कंटेनिंग सेवरल रूल्स। सर 151 पढ़ेंगे हम ना, केवल हमारे प्रोफेशन के हिसाब से इंट्रो दिया गया है, एक बेसिक नॉलेज दी गई है। क्या दी गई है बेटा? एक बेसिक इंट्रो दिया हुआ है। अब ऐसे तो इंडियन पैनल कोड में 511 सेक्शन है, हम 511 पढ़ेंगे क्या? नहीं। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो कितने सेक्शन है जी सीपीसी में? पहले बताइए, सीपीसी के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? 158 सेक्शन। और दूसरा पार्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। कितने सेक्शन थे बच्चों? कितने ऑर्डर थे? जिसमें कुछ रूल्स हैं। अब इसके नीचे चार्ट में एक चीज लिखी हुई होगी, सब्सटेंसिव लॉ। क्या लिखी होगी बेटा? ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट पार्ट सब्सटेंसिव लॉ है, और इसके नीचे लिखा होगा ये पार्ट प्रोसीजरल लॉ है। सर एक चीज और आ गई, यानी कि सीपीसी एक तरीके का हाइब्रिड है। क्या है बेटा? एक तरीके का हाइब्रिड नेचर का लॉ है, जिसका फर्स्ट पार्ट सब्सटेंसिव नेचर का है और सेकंड पार्ट आपका प्रोसीजरल है। सर अब ये चीज क्या होती है, बता सकता है कोई? डैमेज कैसे डिसाइड होगा? ये बताएंगे आपको क्या? कौन सा पार्ट? सब्सटेंसिव लॉ, क्योंकि यहां पर पनिशमेंट तो मिलेगा नहीं। प्रोसीजर लॉ आपको क्या बताएंगे? सूट कैसे फाइल होगा। क्या मतलब? ये बताएंगे आपको ऑर्डर। इसका मतलब एक चीज समझिए बच्चों, एक चीज समझो टेक्निकली, यानी कि सब्सटेंसिव पार्ट डिसाइड करता है। लॉ को 2 क्राइटेरिया से समझो। एक साइड तो प्रोसीजर को समझो, प्रोसीजर के तो नाम से क्लियर है, प्रोसीजरल लॉ के नाम से क्या क्लियर है? जो प्रोसीजर डिफाइन करेंगे प्रोसीजरल लॉ। कैसे लॉ बेटा? जो क्या डिफाइन करेंगे? सब्सटेंसिव लॉ क्या बताते हैं आपके? सब्सटेंसिव लॉ क्या बताते हैं आपके? यानी कि एक तरीके से बंदे के राइट या लाइबिलिटी क्या होगी। तो सूट कैसे फाइल होगा ये कहां लिखा रहेगा बताना? सीपीसी के अंदर कहां लिखा रहेगा? 51 ऑर्डर्स में और कुछ रूल्स में। और डैमेज कैसे डिसाइड होंगे? ये किस में लिखा रहेगा बेटा सीपीसी में? बताइए जल्दी, डैमेज कैसे डिसाइड होंगे? सब्सटेंशियल लॉ। कितने सेक्शन है सब्सटेंशियल लॉ में? और ये बातें मैं प्रूव भी करूंगा अपने आने वाले लेक्चरों में।
मैंने एक नीचे एक चीज लिखी है, ऑर्डर डिक्री जजमेंट, ऑर्डर डिक्री जजमेंट। और मैं आपको एक चीज की श्योरिटी देता हूं, अभी एक प्रोसीजर हम करेंगे, हम केस फाइल कर देंगे थोड़ी सी देर में, देखना जल्दी कीजिए बेटा। ये मैंने किसको बांटा है, सीपीसी को। किसको बांटा है बेटा यहां पर, अब जरा आराम से समझना, मैं दोबारा चार्ट पर आ रहा हूं, आ जाऊं क्या बेटा, राइट एंड लाइबिलिटीज, यानी कि जो ऑर्डर आता है, जो क्या आता है बेटा ऑर्डर, कि आपका राइट है कि आप सामने वाले से इतना रिकवर करेंगे, तो सामने वाले की क्या हो गई, लाइबिलिटी। चले बच्चे, अब देखिए इसमें आपको डाउट नहीं होने का, सीपीसी तो हाइब्रिड नेचर है। कैसे नेचर का होगा बेटा सीपीसी, कैसे हुआ हाइब्रिड सर, बताओ कैसे हुआ हाइब्रिड। दोनों चीज मिल रही है, एक ही कोड के अंदर क्या मिल रहा है, दोनों चीज मिल रही है, मिल गई नहीं मिल गई, दोनों चीज हाइब्रिड। एक पार्ट कैसा है सीपीसी का, सब्सटेंसिव, एक पार्ट कैसा है प्रोसीजर, प्रोसीजर के हिसाब से सूट फाइल कर दो, सब्सटेंसिव के हिसाब से डैमेज, यानी कि अपने आप में एक कंप्लीट है। क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट कोड है। क्या है बेटा, अपने आप में एक सिविल ऑफेंस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बेटा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, और सिविल ऑफेंस का मैंने एक एग्जांपल आपको पहले बताया था, फ्रॉड। क्या बेटा, फ्रॉड। अब अगर मैं क्रिमिनल ऑफेंस की बात करता हूं, तो इस पर दो कानून लगते हैं, ये बात मैंने पहले बताई थी। बताओ कौन कौन से, सीआरपीसी। सीआरपीसी में कितने सेक्शन है, सीआरपीसी में सर, सीआरपीसी में सर 484 सेक्शन है, सीआरपीसी में 484 सेक्शन है सर। और बताना ये कैसे नेचर के हैं, पीनल या प्रोसीजरल, प्रोसीजरल। हाउ टू अरेस्ट, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करना सीखो। अब सजा किसके हिसाब से मिल रही है, सजा मिल रही है, इसका मतलब कैसा लॉज है, प्रोसीजरल या पीनल। पीनल लॉज कैसे होते हैं, सब्सटेंसिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हैव एनी डाउट, चार्ट क्लियर। सर अभी तो आपने 3 कानून बनाए हैं, वादा तो कितने कानून का करा था, 5 का, 3 ही तो बताए हैं अभी आपने। एक तो सीपीसी बता दिया, एक सीआरपीसी और एक आईपीसी। आपने वादा कितने का करा था सर, 5 का। बताओ जी, ये तो गलत हो गया। देखो बेटा, चाहे आपके सिविल ऑफेंस हो या क्रिमिनल ऑफेंस हो, दोनों जगह एविडेंस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सबूतों के आधार पर गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, सुनिए जज साहब की बात, जोली एलएलबी देख लेना, किसके आधार पर, सबूतों के आधार पर, यानी कि चाहे आपका सिविल हो या क्या हो, क्रिमिनल हो, ये लो क्या है, कॉमन है, यानी कि एविडेंस एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा, एक और कॉमन लॉ है, दैट आर लिमिटेशन एक्ट। कौन सा बेटा, लिमिटेशन।
समझ में आया बच्चों? लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है सर, क्यों कॉमन है कि कितने टाइम के अंदर आप सूट फाइल कर रहे हो, ये लिमिटेशन एक्ट में लिखा रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट आज तोड़ा, आप मुझ पे केस कर रहे हो 20 साल बाद, क्या वो केस एक्सेप्ट होगा? तो लिमिटेशन एक्ट हमें ये बताता है कि कितने टाइम के अंदर आपको स्यू फाइल करना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जी, मर्डर में कोई ऐसा होता होगा जी? लिमिटेशन एक्ट हर जगह। लिमिटेशन एक्ट पढ़ तो लो बेटा, 20 साल बाद ऐसा कौन सा प्रूफ मिल रहा है, ये वो पढ़ तो ले। हाँ मैंने बताया ना ओवरव्यू, समझ में आया? डेट क्लियर? तो ये जो दो लॉ होते हैं ये कॉम्बो दोनों जगह अप्लाई होते हैं, डेट क्लियर? तो ये था कितने लॉज की कहानी बेटा? 5 लॉज की कहानी। अब एक प्रैक्टिकल चीज लेते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर कैसे कैसे होता होगा अदालतों में, एक दिमाग में चीजें चलती हैं। बहुत इजी एग्जांपल बताऊंगा, बस समझते चलना। एक चार्ट से बताऊंगा कि 2 पार्टी हैं, ये हो गई एक पार्टी, यस नाराज है, ये हो गई बी, ये खुश है। ये नाराज क्यों है बेचारी? क्योंकि एग्रीड पार्टी है। कैसी पार्टी है? जिसका नुकसान, तो जब नुकसान हुआ तो बेचारी क्या होगी? खुश तो होगी नहीं, क्या होगी? मेरी जैसी होगी, रोई रोई सी है ना? समझ गए ना बातों को? तो ये एग्रीड पार्टी है। क्या है बेटा ये? बस आज के बाद हम इसे एग्रीड नहीं बोलेंगे। पूछो क्यों नहीं बोलेंगे? आज हम एक नया वर्ड ले लेते हैं, इसे हम बोलेंगे प्लेंटिव। क्या बोलेंगे बेटा इसे? प्लेंटिव। लीगल वर्ड समझ में आया? प्लेंटिव। और ये जो पार्टी थी इसे क्या बोलते थे हम? बी पार्टी को क्या बोलते थे? जिसने नुकसान किया है, याद है? ब्रीच। इसे आज के बाद हम क्या बोलेंगे? डिफेंडेंट। लेकिन कब बोलेंगे? ये गई कोर्ट के पास। किसके पास गई बेटा? जब कोर्ट के पास गई तो इसने क्या फाइल किया कोर्ट में? प्लेंट। क्या फाइल किया? प्लेंट। एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करो? प्लेंट। साथ में इसने एक स्टेटमेंट दी जज को, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम नंबर 1। क्या दी बेटा? जज साहब को क्या दी? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम #1 पहला। क्या हुआ होगा जी फिर? सूट रजिस्टर्ड हो गया। क्या हुआ होगा? कोर्ट में क्या हुआ होगा? सूट रजिस्टर्ड हो गया होगा। फिर कोर्ट ने इन साहब को एक चीज जारी की, समन। क्या जारी की? चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। ठीक है जी। और एक चीज फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गई? एक चीज फिक्स हो गई जिसे हम क्या बोलेंगे? डेट ऑफ हियरिंग। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, याद है? क्या? तारीख पे तारीख। क्या फिक्स हो गई बेटा? एक। अब क्या होगा इस हियरिंग पे? इसे प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मैं अलग से समझाऊंगा, अलग से। पहले यहां तक बात समझ में आई। अब ये जो डिफेंडेंट है ये भी तो बेचारा कुछ फाइल करेगा अपने डिफेंस में। डिफेंडेंट कौन है? जो अपना क्या करता है? डिफेंस करता है। प्लेंटिफ कौन है? जो सूट फाइल करता है। सिंपल समझ में आई? तो ये था मेरा
ये हो गया 2, ये हो गया क्या 3। सिस्टम से समझते जा रहे हो? क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट, ये क्या थी बेटा? स्टेप फर्स्ट। ये क्या हो गई? स्टेप सेकंड। ये क्या हो गई आपकी? स्टेप थर्ड। इज दैट क्लियर? ये क्या होगा? अब ये भी तो कुछ फाइल करेगा बेटा। क्या फाइल करेगा ये कोर्ट में? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या डिफेंस? वेरी गुड, काउंटर स्टेटमेंट एक तरीके से। ये कह रहा है जी इसने मेरा ये नुकसान किया है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में। अगले वाली पार्टी क्या कह रही है? जो डिफेंड है वो क्या कह रही है? जी ये नहीं किया मैंने, जी ये इतना नहीं किया मैंने, ये मैंने कम किया है। ऐसे तो डिफेंस होता है। वो कह रहा है मेरे जी इस पे इतने पैसे निकलते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में। सामने वाली पार्टी डिफेंस में क्या कह रही है? जी मैंने इतने नहीं निकलते सर, इसमें मैंने इतने की पेमेंट कर दी। समझ में आया? ये सब वो किस में लिखेगा? फिर क्या होगा? दोनों पार्टी बुलाई जाएंगी कोर्ट में। क्या चलेगा? प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। क्या? प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। फिर डिसीजन का नंबर आ गया। अब देखो तुम इसी से ही समझ लोगे। अब ये फैसले की घड़ी आ गई। क्या आ गई? फैसले की घड़ी आ गई माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड ने डिसीजन दो रूप में दिया। चाहे तो दिया ऑर्डर, क्या दिया? ऑर्डर या दी डिक्री। इसमें अंतर होता है। आज ही सारा नहीं सीख जाओगे क्या? आज वकील ही बन के जाएंगे। क्या दिया? चाहे तो डिक्री दी या क्या दिया बेटा? और किस बेस पर डिक्री या ऑर्डर दिया गया? किस बेस पर क्या दिया गया बेटा? डिक्री और ऑर्डर दिया गया, उस बेस को बोलते हैं जजमेंट। क्या बोलते हैं उसे? जजमेंट। तो जरा स्टेप कर लें आगे। स्टेप फर्स्ट सूट फाइल हुआ, स्टेप सेकंड समन गया, स्टेप थर्ड डेट ऑफ हियरिंग, स्टेप 4 डिफेंडेंट ने क्या फाइल कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। स्टेप 5 प्रोसीडिंग हुई। स्टेप 6 प्रोसीडिंग के बाद क्या आया? डिसीजन कितने रूप में आया? चाहे तो क्या दिया कोर्ट ने? डिक्री या क्या दिया? ऑर्डर या डिक्री। और किस बेस पर ऑर्डर या डिक्री दी, इस पर जजमेंट लिखा गया। क्या लिखा गया बेटा? जजमेंट। सीधे बैठो बेटा। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया कि सिविल सूट में क्या क्या होता है। एक चार्ट मैजिकली क्लियर कर देता है। अब तुम्हारे दिमाग में मैंने एक बात बोली थी कि प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, क्या वर्ड यूज किया था मैंने? एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट बताओ। क्या बताओ? कोई बता सकता है तुम में से कि प्रोसीडिंग क्या क्या होती होगी? चलो प्रैक्टिकली बात करते हैं। आज तो हम किताब तो खोल ही नहीं रहे। आज तो जितना भी सब कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रैक्टिकली चल रहा है। जितना आप जानते हो उसमें थोड़ा बहुत मैं प्लस कर रहा हूं, बस यही काम हो रहा है। प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट क्या होता होगा? सबसे पहले पावर टू द इशू समन। क्या होता होगा? चलो बुलावा आया, बंदा नहीं आ रहा तो एनफोर्समेंट ऑफ अटेंडेंस, वारंट काट दो, उठाकर लाओ। हम पागल हैं यहां? ऐसे ही होता है। नहीं आ रहा तो क्या करो? ऐसा भी हो सकता है।
पॉइंट। फिर गीता की कसम, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। पावर ऑफ ओथ, यही होता है। गीता की कसम, किसकी कसम? मतलब इनडायरेक्टली इसका यह मतलब होता है कि सच नहीं कहना। जो कहूंगा जो कहूंगा, क्या कहूंगा? सच कहूंगा, क्या कुछ भी दो। लेकिन यही नहीं है कि गीता की कसम खा ली तो अब काम निमट गया। जज भी बहुत तेज साहब है, उन्होंने सारे एविडेंस, मैंने बोला एविडेंस एक्ट आएगा, जितने भी एविडेंस हैं सारे किस पर लिए? एफिडेविट पे। बोलो झूठ, फोर्जरी और लग जाएगी। कहते हैं ना कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हुई है। कोर्ट को क्या करने की कोशिश? एविडेंस ऑन एफिडेविट। पता लग रहा है सीपीसी में क्या क्या आएगा? पता लग रहा है ना सीपीसी में क्या क्या आएगा? फिर और क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जोली एलएलबी देखी है, हालांकि वहां तो क्रिमिनल केस था। जज को कह रहा है, जज कह रहा है मुझे और डॉक्यूमेंट चाहिए पब्लिक अथॉरिटी से। पावर ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू एनी डॉक्यूमेंट। एक्स पार्टी ऑर्डर, इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्या होता है। सिंगल पार्टी केस समझ लो इसे अभी। कहते हैं एक्स पार्टी हो गया केस। जज कह रहा है यार ये पागल बना रहे हैं, पावर टू डिसमिस द सूट। पावर टू, हाँ जी, खारिज कर देना। जुडिशरी इज सो पावरफुल बॉडी। तो बताइए क्या, जितनी चीजें मैंने आपकी लिखी हैं, जितनी चीजें मैंने आपके लिखी हैं, क्या ये किसी भी तरीके से, देखो बेटा आपको कुछ नया मिला, ज्यादा ज्यादा नया मिला? ये बताइए आप। अगर कोई आपसे यही पूछता है कि प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट बताइए, तो पता है भाई सबसे पहले समन जारी हो जाएगा, समन से नहीं आ रहा तो उठा कर लाओ, या फिर पावर ऑफ ओथ, गीता की कसम, एविडेंस नो डाउट। किस पे लिए जाएंगे सारे एविडेंस? एफिडेविट पे लिए जाएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा। मतलब क्या इसका कि एक का गवाह दूसरे का वकील, क्रॉस एग्जामिनेशन। या जज को लग रहा है कि, क्या लग रहा है जज को? बताओ जी क्या लग रहा है जज को? जज को लग रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ, ऑर्डर कर देगा, या एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है कोर्ट, सिंगल पार्टी केस बना सकता है। सर ये कैसा होता होगा, दिमाग मत, मैंने केस फाइल करा, मैं ही नहीं जा रहा 3 तारीखों पे। जज पागल है? हो सकता है मैं ही नहीं जा रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि डिफेंडेंट ना आए, तो वो है, आ गया सारा प्रोसेस। पावर टू डिसमिस द सूट, सूट को ही क्या कर देगा? डिसमिस। तो पेपर में कैसे ही आ जाए, आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आया नहीं आया? तो जो है बच्चे, ये बड़ा जरूरी होता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाह रहा हूं। जरा समझने की कोशिश करें प्लीज, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन थी ये पार्टी जो रो रही है बेचारी, टूटी फड़की? प्लेंटिफ।
हाँ जी, प्लेंटिफ ने क्या फाइल करा सूट? क्या क्या फाइल करा? प्लेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। कहां फाइल करा सर? कोर्ट ने क्या जारी करा? क्या जारी करा बेटा? समन बाय द कोर्ट। किसे जारी कर रहे हैं? डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट क्या कर रहा है? थर्ड में उल्टा, रिप्रेजेंटेशन बाय द डिफेंडेंट, जिसे मैंने क्या बोला था? स्टेटमेंट ऑफ। यहां पर पूरी प्रोसीडिंग हुई जो मैंने अभी आपको बताई है, पूरी पावर ऑफ सिविल कोर्ट। देख रहे हो ना पिक्चर में क्या क्या हो रहा है? एक का गवाह है, फिर क्या आया है? कोर्ट का डिसीजन। और आगे भी आप इसे ले सकते हो, डिसीजन किस रूप में आया? चाहे तो क्या आया? ऑर्डर, या क्या आया बेटा? डिक्री, जिसके बेस पर क्या लिखा गया? जजमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर और नोट? कॉन्सेप्ट क्लियर और नोट? तो अब लास्ट में जाके एक चीज का क्रक्स करते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछता है सिविल लॉज कौन कौन से हैं, या अब आपसे कोई घर पे जाके पूछता है क्रिमिनल लॉज कौन कौन से हैं, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो बताइए सिविल लॉज कौन कौन से हुए? सीपीसी, दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट, तीसरा लिमिटेशन है। और ये तो आपका सीपीसी दोनों नेचर का है, बोथ। बताओ, प्रोसीजर एंड फर्स्ट पार्ट कितने सेक्शन? कैसा है? सब्सटेंसिव। क्या है बेटा? सेकंड पार्ट कितने सेक्शन या ऑर्डर? कैसे हैं ये? प्रोसीजरल। चलिए जी, इतना समझ में आया। अब क्रिमिनल लॉज कौन कौन से हैं मेनली? सीआरपीसी कैसे नेचर का है बच्चों? वेरी गुड। आईपीसी कैसे नेचर का है? पीनल तो है, सब्सटेंसिव नेचर का। दोनों के साथ क्या प्लस होकर चलेगा? कौन कौन से लॉज और चलेंगे? इंडियन प्लस लिमिटेशन। तो ये तो मैंने ब्रीफिंग बताई है आज। मैंने कहा ना, 5 चैप्टर की ब्रीफिंग आपको बता सकता हूं। इससे क्या होगा? अब आप जब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो 5 चैप्टर का स्लॉट एक साथ उठा सकते हैं। और ये जो 5 चैप्टर जो मैंने आज आपको बताए हैं, एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स इन एग्जाम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 30 से 40 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। ओके बच्चों? ओके बच्चे, थैंक यू।